Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. My name is Sharjil Khan, your FR trainer, and I welcome you all in today's session. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस सेशन में हम जरा बात करेंगे सेक्शन ए ऑफ दिसंबर 2025 मॉक एग्जाम जो रिसेंटली लॉन्च किया है ACCA ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेशन को। पहला सवाल है, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग फॉलोइंग रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करने के बाद आपने फाइंड करनी है कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट क्या होगी। A cash generating unit has the following carrying amount in Blue Company financial statements at 30th June 20x7 before the allocation of impairment loss. स्टूडेंट्स, आपको गिवन है कैश जनरेटिंग यूनिट एक CGU और CGU की गिवन है कैरिंग अमाउंट्स। और मैंने आप लोगों को यही सिखाया है कि जब भी आप सीजीयू के क्वेश्चन को टैकल करोगे तो आपने उसके लिए करना होगा 3 कॉलम गेम। ठीक है, पहले वाले में आएगा कैरिंग अमाउंट, दूसरे कॉलम में आएगा इम्पेयरमेंट वैल्यू, तीसरे कॉलम में आएगा रिकवरेबल अमाउंट, या आप उसको कह सकते हैं कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले इम्पेयरमेंट के बारे में या आपसे पूछ ले कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, आपने करना होगा ये 3 कॉलम गेम। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे उन कैरिंग वैल्यू के लिए जो ऑलरेडी एग्जामिनर ने हमें दी हुई है। तो पहला जो एसेट है उसमें है गुडविल, उसकी कैरिंग अमाउंट है 550,000। उसके बाद है दूसरा एसेट प्लांट, उसकी कैरिंग अमाउंट है 950,000। तीसरा एसेट है बिल्डिंग, जिसकी कैरिंग अमाउंट आफ्टर द इम्पेयरमेंट लॉस हमसे पूछी गई है, रिक्वायरमेंट है। बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस उसकी कैरिंग वैल्यू है 1300,000। उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स, कैरिंग वैल्यू है 400,000। फिर है नेट करंट एसेट, और नेट करंट एसेट हमेशा रिकवर होते हैं अपने कैरिंग अमाउंट के ऊपर ही, यानी कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट नहीं करना होगा टू द नेट करंट एसेट जब तक एग्जामिनर ने स्पेसिफाई ना किया हो। अब इन सबको प्लस कर दे तो टोटल कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। तो कैरिंग वैल्यू है 36300000। उसके बाद सेकंड कॉलम बनेगा इम्पेयरमेंट लॉस का और तीसरा कॉलम बनेगा कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस या रिकवरेबल अमाउंट। The CGU is found to be impaired by $1.13 million. Impairment loss कितनी है? $1.13 million। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दे तो टोटल होगा 1130000, और इसको कैरिंग अमाउंट से माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगी रिकवरेबल अमाउंट 2500,000। क्लियर? On this date, the plant had a fair value less cost of disposal of $1 million. Fair value less cost to sell कितना है? $1 million। अब देखिए जरा, जब हम इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे और उनमें मैंने आपको सिखाया था कि जब आप फाइंड करेंगे रिकवरेबल अमाउंट, तो रिकवरेबल अमाउंट हम हमेशा लेते हैं हायर ऑफ वैल्यू इन यूज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यानी वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में जो हायर होगा वो बन जाएगी आपकी रिकवरेबल अमाउंट। अब अगर एग्जामिनर ने एक को मिस किया हुआ है और एक दिया है, जिस तरह के इस सवाल में है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल गिवन है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल गिवन है लेकिन वैल्यू इन यूज गिवन नहीं है, तो अगर एक मिस हो और एक आपको गिवन हो तो आप यही समझेंगे कि जो आपको गिवन है वही बन जाएगी आपकी रिकवरेबल अमाउंट। अब ये जो है प्लांट, अब ये जो है प्लांट, प्लांट की रिकवरेबल अमाउंट है 1 मिलियन, लेकिन कैरिंग अमाउंट गिवन है 950,000। यानी कैरिंग अमाउंट कम है, देखिए इस तरफ कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि प्लांट इम्पेयर नहीं हुआ, कोई इम्पेयरमेंट लॉस अराइज नहीं हुई ऑन प्लांट। इम्पेयरमेंट लॉस तब अराइज होगी जब कैरिंग वैल्यू ज्यादा होगी, रिकवरेबल अमाउंट कम होगी, तब जाकर आप इम्पेयरमेंट लॉस को बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा, तो इसका मतलब कोई इम्पेयरमेंट लॉस अराइज नहीं हुआ। तो प्लांट की रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो इसका मतलब कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस हम बुक नहीं करेंगे फॉर प्लांट, ये रिकवर होगा अपने कैरिंग अमाउंट के ऊपर ही। इसके बाद ये जो बाकी इम्पेयरमेंट लॉस है ये हम एलोकेट करेंगे टू डिफरेंट एसेट, और इनके लिए स्टेप क्या है? सबसे पहले डैमेज एसेट को एलोकेट किया जाएगा इम्पेयरमेंट। सवाल में कोई डैमेज एसेट गिवन ही नहीं है, तो जब डैमेज एसेट गिवन नहीं है तो उनको आप इग्नोर कर दें। सेकंड स्टेप पे आता है गुडविल। क्या आता है? गुडविल। तो कंप्लीट गुडविल को खत्म कर दें, 550,000, तो गुडविल की वैल्यू बन जाएगी
नील, जीरो। उसके बाद जितने भी एसेट्स बच गए उनको प्रोरेटा बेसिस पर एलोकेट करना होगा आपने एम्पेयरमेंट लॉस। एम्पेयरमेंट लॉस कंप्लीट प्रोरेटा बेसिस पर एलोकेट करना होगा। अब जो एसेट बचे वो है बिल्डिंग और इनटेंजिबल एसेट। बाकी जो नेट करंट एसेट है इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है, तो ये अपने कैरिंग वैल्यू पर ही रिकवर होगा। ठीक है। अब जब आप प्रोरेटा बेसिस पर इम्पेयरमेंट लॉस को एलोकेट करोगे तो इसके जितने भी एसेट्स बचे हैं उनकी कैरिंग वैल्यू को ऐड करके टोटल वैल्यू फाइंड कर दो। 1300,000 बिल्डिंग की है और इंटेंजिबल की है 400,000, तो टोटल बन जाती है 1700,000। अब हमने सिर्फ फाइंड करनी है बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू लेकर टोटल पे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो एम्पेयरमेंट वैल्यू पर। अब यहाँ पर स्टूडेंट ज्यादातर ये गलती कर लेते हैं कि ये जो टोटल एम्पेयरमेंट आपको गिवन है इसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। भाई ये है टोटल एम्पेयरमेंट, ये बात मैं मानता हूँ। ये एम्पेयरमेंट जो है ये है टोटल एम्पेयरमेंट, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन इस टोटल एम्पेयरमेंट में कुछ एम्पेयरमेंट हम एलोकेट कर चुके हैं टू द गुडविल। ऑलरेडी हम कुछ एम्पेयरमेंट लॉस को एलोकेट कर चुके हैं टू गुडविल। तो इसमें से कुछ गुडविल को एलोकेट हो चुका है, जो बाकी रहता है उसको आपने एलोकेट करना होगा जितने एसेट्स रिमेनिंग है। तो 1130,000 टोटल एम्पेयरमेंट है। इसमें ऑलरेडी हमने 550,000 एलोकेट किया है, तो बाकी बच जाएगा 580,000। अब इसको आपने एलोकेट करना होगा टू द बिल्डिंग एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो बिल्डिंग की एम्पेयरमेंट लॉस हो गई 443529, 443529, और कैरिंग अमाउंट बन जाएगी आफ्टर द एम्पेयरमेंट लॉस 856471, 856471, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which of the following elements should not be recognized in the financial statement of an entity in the manner described। अब ये जो है ये है नेगेटिव रिक्वायरमेंट, यानी इसी तरह रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दिए होंगे उन ऑप्शन में 3 ऑप्शन ठीक होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा। तो आपने उस गलत वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, गलत ऑप्शन बताना है, सही वाला ऑप्शन नहीं बताना। The IASB conceptual framework for financial reporting defines recognition as the process of incorporating within the financial statements an item which meets the definition of an element and satisfies certain criteria. Okay. First one है as a liability, a provision for operating losses expected in the next 12 month। इन द नेक्स्ट 12 मंथ का मतलब है कि इट इज फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, ये हमारे पास है फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस। और IAS 37 प्रोविजन में मैंने आप लोगों को जो स्पेसिफिक केसेस पढ़ा है उसमें जो पहला केस है उसमें मैंने यही लिखा है कि जो फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉसेस उसके लिए आप कभी भी प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता, तो जब प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता इसको आप एज ए लाइबिलिटी भी नहीं कह सकते। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। Next is income. Goods delivered to customer for which payment is still pending and the customer is responsible for any damage to the goods। तो इस जुमले का मतलब ये है कि कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया गया है टू द कस्टमर। तो जब कंट्रोल ट्रांसफर हो गई, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई, तो आप इसको अपना इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन, ऑप्शन नहीं सॉरी जुमला ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमने गलत वाला बताना है। As an asset, the present value of the cost of decommissioning a plant at the end of its useful life, बिल्कुल डिस्पोजल कॉस्ट को हम प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ही एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं। एज एन इक्विटी, अ राइट इशू ऑफ शेयर, जब भी राइट इशू होगा उसको आप एज एन इक्विटी ही रिकॉग्नाइज करोगे। ओके। हाउ शुड ब्रिक कंपनी अकाउंट फॉर द चेंज इन यूज ऑफ द लैंड ऑन 1 जुलाई X4। यहाँ पर रिक्वायरमेंट में बात हो रही है चेंज इन यूज, और चेंज इन यूज एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होता है, दैट इज IAS 40 इन्वेस्टमेंट
प्रॉपर्टी, ठीक है। और जब भी चेंज इन यूज होगा तो आपको 3 स्टेप याद है। पुराना स्टैंडर्ड अप्लाई कर दो, ट्रांसफर एंट्री कर दो, नए स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो। याद रखना ये 3 स्टेप। Brake company owns land that was purchased on 1st January X2 for $2 million। लैंड परचेज की गई है जिसकी कॉस्ट है $2 million। द कंपनी इनिशियली हेल्ड द लैंड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। इनिशियली लैंड हेल्ड की थी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, और कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है उसका नाम है IAS 40। On 1st July X4, Brake Company occupied the land and began the construction of its new head office। न्यू हेड ऑफिस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। तो न्यू हेड ऑफिस मींस ओनर ऑक्युपाइड, और ओनर ऑक्युपाइड के ऊपर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है उसका नाम है IAS 16। एट दैट डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड वाज $2.5 million। मतलब जिस दिन चेंज इन यूज हो रहा था उस दिन एसेट की जो लैंड की वैल्यू है वो है $2.5 million। याद रखना कॉस्ट है $2 million, फेयर वैल्यू है $2.5 million। ब्रेक कंपनी यूजेस the cost model to measure its owner occupied building in accordance with IAS 16 property plant and equipment, and the fair value model to measure investment property in accordance with IAS 40। जो ब्रेक कंपनी है वो यूज करती है फेयर वैल्यू मॉडल फॉर IAS 40 एंड कॉस्ट मॉडल फॉर ओनर ऑक्युपाइड बिल्डिंग IAS 16 में। तो अब शिफ्ट हो रहे फ्रॉम IAS 16 टू IAS 40, क्योंकि जब इनिशियली लैंड परचेज की थी तो वो परचेज की थी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इनिशियली जो स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा था वो था IAS 40। बाद में उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया फॉर न्यू हेड ऑफिस, तो IAS 16 की तरफ शिफ्ट हो गई। तो सबसे पहले IAS 40 वाले रूल्स हम अप्लाई करेंगे, फिर करेंगे शिफ्टिंग एंट्री, फिर होगी IAS 16 वाले रूल्स। अब IAS 40 में था फेयर वैल्यू मॉडल, तो फेयर वैल्यू मॉडल में हम एसेट को फेयर वैल्यू पर लेकर जाएंगे और जो भी गेन और लॉस आएगा उसको एज एन इनकम रिकॉग्नाइज किया जाएगा प्रॉफिट और लॉस में। तो कॉस्ट है 2 मिलियन, फेयर वैल्यू है 2.5 मिलियन, तो गेन आ जाएगा $0.5 million का, और उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज एन इनकम इन प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद शिफ्टिंग एंट्री होगी, और शिफ्टिंग एंट्री भी होगी $2.5 million पर, ठीक है। तो आप डबल एंट्री कर देंगे, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट 2.5 मिलियन एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 2.5 मिलियन, और उसके बाद IAS 16 के रूल्स स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ ऑप्शन, ट्रांसफर द लैंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बात तो ठीक है, ट्रांसफर कर दो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू PPE। Recognized a gain of $0.5 million in the investing category of the statement of profit or loss। तो ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, गेन आया था $0.5 million का, और इन्वेस्टिंग कैटेगरी में ही जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी कौन सी थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही थी। ट्रांसफर द लैंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट इट्स कैरिंग अमाउंट ऑफ 2 मिलियन। नहीं भाई, 2 मिलियन पर नहीं जाएगा, 2.5 मिलियन पर। स्टार्ट में मैंने बता दिया, अगर इसके लिए होता फेयर वैल्यू के बजाय कॉस्ट मॉडल तब 2 मिलियन ठीक थे, लेकिन अब है फेयर वैल्यू मॉडल तो 2.5 मिलियन पर शिफ्टिंग होगी। ट्रांसफर द लैंड फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये तो स्टार्ट में ही गलत है। PPE से IP की तरफ नहीं जा रहे, IP से PPE की तरफ जा रहे हैं। कंटिन्यू टू मेजर द लैंड एट 2 मिलियन विदाउट एनी ट्रांसफर बिटवीन एसेट कैटेगरी, ये तो बिल्कुल गलत बात कह रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। What is the total expense to be recognized in the statement of profit or loss in the year ended 31st December X4। भाई एग्जामिनर मांग रहा है टोटल एक्सपेंस। एग्जामिनर क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है टोटल एक्सपेंस, किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के बारे में बात नहीं करा। टोटल एक्सपेंस तो मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको आपने ऐड करना होगा और टोटल एक्सपेंसेस फाइंड करने होंगे। ऑन 1st January X4, बात हो रही है ईयर स्टार्ट की, ठीक है। बात हो रही है ईयर स्टार्ट की क्योंकि ईयर एंड है 31st December X4। Founder company entered into a lease agreement to lease an item of machinery for 4 years with rental of 250,000 payable annually starting on 31st December X4। भाई एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और पहला साल ही है लीज का, ठीक है।
बॉन्डर कंपनी इंटर हो गया लीज एग्रीमेंट में, जिसमें उन्होंने एक आइटम ऑफ मशीनरी लीज पर ली। लीज टर्म थी 4 इयर्स, और 250,000 एनुअली पे करने होंगे, लेकिन पे करने होंगे एरियर्स में। ठीक है। अब हमने फाइंड करना है सिर्फ टोटल एक्सपेंस। तो लीज एग्रीमेंट में दो ही एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आप डायरेक्टली फाइंड कर लोगे। अब रह गया इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी बात है अपने साथ नोट कर ले। बात इस तरह है कि जब हो फर्स्ट ईयर ऑफ लीज और पेमेंट हो रही हो एरियर्स में, हो फर्स्ट ईयर ऑफ लीज और पेमेंट हो रही हो एरियर्स में, फिर डायरेक्टली जो फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की वैल्यू है उसके साथ डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई कर दे, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगी और वो सही होगी। जब फर्स्ट ईयर हो लीज का और पेमेंट हो रही हो एरियर्स में। लेकिन अगर एडवांस पेमेंट हो, या सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, या फोर्थ ईयर हो, तो उसके लिए फिर टेबल बनाया करें, क्योंकि फिर ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर हो और एरियर्स में पेमेंट हो रही हो, तो फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया करें, डायरेक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। So, the asset has a useful life of 5 years, and at the end of the lease term, legal ownership will pass to bonder company. भाई एसेट की यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स, और जैसे ही लीज टर्म खत्म होंगे, लीगल ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी टू पॉन्डर। तो इसका मतलब है कि जो हमने जो डिप्रिसिएशन निकालनी है वो और द लाइफ ऑफ द एसेट हम निकालेंगे, ना कि लीज टर्म के ऊपर। रीजन, भाई एसेट ट्रांसफर हो जाएगी टू कंपनी। The present value of the lease payment at the inception of the lease was 750,000। इसी अमाउंट के ऊपर आरटीओ और एफएलओ रिकॉर्ड हो जाएगी, आरटीओ डेबिट एंड एफएलओ क्रेडिट। एंड द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 12.2%। अभी हमने फाइंड करने हैं एक्सपेंसेस, तो एक है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक है इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाएगी कॉस्ट जो आरटीओ की वैल्यू है डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एन एसेट, 750 डिवाइड बाय 5, तो वैल्यू आ जाएगी 150,000। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए मैंने अभी तरीका बता दिया। फर्स्ट ईयर है लीज का, तो एफएलओ मल्टीप्लाई बाय रेट। 91,500, ये हो गई इंटरेस्ट एक्सपेंस। दोनों को ऐड कर दे, तो वैल्यू आ जाएगी 241,500। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What amount should be recognized in other comprehensive income in relation to this share in the year ended 31st December X4? भाई कितनी अमाउंट हम रिकॉग्नाइज करेंगे इन अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम? तो अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में गेन या लॉस जाएगा, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में गेन या लॉस जाएगा। Reagan Company purchased 10,000 shares on 1st September X4, making the election to measure them at fair value through other comprehensive income in accordance with IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। भाई जो रेगन कंपनी है उन्होंने 10,000 शेयर परचेज कर दिए, और उन्होंने कहा कि हम इस शेयर को हेल्ड करेंगे थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम वाली कैटेगरी के ऊपर। तो इसमें जो है जो गेन और लॉस आएगा वो जाएगा अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में, और जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो कैपिटलाइज्ड होगी। प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस आउट होती है, इसमें कैपिटलाइज्ड होगी। The shares cost $7.65 each। शेयर की कॉस्ट है $7.65 ईच। तो वैल्यू बन जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई 7.65, तो वैल्यू आ जाएगी 76,500। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेज वर 1,500, तो ये कैपिटलाइज होगी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, 1,500 ऐड कर दें, वैल्यू आ जाएगी 78,000। ये बन जाएगी टोटल। एट 31st December X4 ईयर एंड की बात हो रही है। द शेयर्स हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 8.50 ईच। हर एक शेयर की वैल्यू है 8.50। तो टोटल हो जाएगी 85,000। ठीक है, और इसमें जो डिफरेंस आएगा जो गेन है वो है 7,000 का, और वही चला जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, $7,000।
विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिजम्स, बात हो रही है क्रिटिसिजम्स की, अप्लाई टू करंट कॉस्ट अकाउंटिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में जो कीमतें पल पल बढ़ रही हो, वसूली याद है ना आपको, कीमत पल पर बढ़ती जा रही है, तो इन्फ्लेशन में भी इस तरह होगा कि कीमतें पल पल बढ़ती जा रही है, तो हमने फाइंड करनी है क्रिटिसिज्म फॉर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, ऑप्शन ए, इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विच कैन बी सब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल यही क्रिटिसिज्म है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग की, क्योंकि आप अपने एसेट को रिकॉर्ड करेंगे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर, और अगर इन्फ्लेशन आ रही है तो कीमत भी बढ़ेगी, तो आपने उसको फ्रीक्वेंटली रिवैल्यू करना होगा, और रिवैल्यूएशन सब्जेक्टिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो ये इसकी क्रिटिसिज्म है। इट में रिड्यूस कंपेरेबिलिटी बिटवीन कंपनीज यूजिंग डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड, अगर आप यूज कर रहे हो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, आपके कंपटीटर यूज कर रहे हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, तो दोनों में कंपैरिजन मुश्किल होती है, तो ये भी क्रिटिसिज्म ही है। इट रिफ्लेक्ट प्राइसेस ऑफ द एसेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन ऑफ एसेट, ये इसकी एडवांटेज है, क्रिटिसिज्म नहीं है, ये है एडवांटेज। इट इज लेस यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग देन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, नहीं, मोर यूजफुल है। ओके, which of the following is the correct accounting treatment on 1st April 20x7? On 1st April 20x7, C company delivered a machine to a customer. The machine was priced at $260,000. The customer has a right to return the machine for a full refund at any time अप टू एंड इंक्लूडिंग 30 जून 20x7। कस्टमर मशीन कभी भी वापस कर सकता है, और उसको जब भी वापस करेगा तो हम उसको फुल रिफंड देंगे, लेकिन लिमिट है अप टू 30 जून 20x7। दिस इज अ न्यू कस्टमर एंड एट 1st April 20x7 सी कंपनी वाज अनश्योर whether they were likely to return the machine on or before 30 जून x7। स्टार्ट से बात कर लेते हैं, देखें, ये जो क्वेश्चन है ये है IFRS 15 का, और जो टेस्टिंग हो रही है वो हो रही है वेरिएबल कंसिडरेशन की, ठीक, वेरिएबल कंसिडरेशन की। अब स्टार्ट से देख ले, सी कंपनी ने मशीन डिलीवर कर दिया टू द कस्टमर, मशीन डिलीवर हो गई, मशीन की प्राइस है $260,000। पेमेंट की कोई बात नहीं कि एडवांस में मिली या नहीं मिली, कोई बात नहीं कि, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो हम एक तरफ से रिकॉर्ड कर देंगे रिसीवेबल डेबिट 260,000, ठीक है, एज्यूम कर देंगे रिसीवेबल डेबिट 260,000। अब बात इस तरह है कि जैसे ही मशीन ट्रांसफर कर दी गई, तो उनके साथ ये भी है कि आप कभी भी राइट टू रिटर्न उसके साथ मौजूद है, आप कभी भी वापस कर सकते हैं अप टू 30 जून 2007, और जब भी आप रिटर्न करोगे तो आपको फुल रिफंड मिलेगा, फुल रिफंड मिलेगा मतलब 260,000 आपको कंप्लीट मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि इसमें वेरिएबल कंसिडरेशन की एलिमेंट मौजूद है, और वेरिएबल कंसिडरेशन में हमने यही पढ़ा है कि जब तक रिवर्सल इम्पॉसिबल हो तो आप इसको एज एन रेवेन्यू बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता हो कि रिवर्स होगा तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। भाई आपने सेल कर दी, आपको पता है कि रिवर्सल बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, 110% श्योर हो कि रिवर्सल मुमकिन ही नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो, बात खत्म। लेकिन अगर आपको पता है कि रिवर्सल हो सकता है, जिस तरह आपको हिंट गिवन है कि है नया कस्टमर, और वो अनश्योर भी है, उनको पता नहीं कि रिवर्स होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि होगा, ठीक है। तो जब होगा तो आप कभी भी इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो आप अपने साथ क्रिएट कर लेंगे रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रिसीवेबल डेबिट एंड रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लैंड एंड द पेबल एट 31 दिसंबर 20x3। भाई मांग रहे हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड एंड द अमाउंट पेबल की, जितनी अमाउंट हमने पे करनी है लाइबिलिटी एट 31 दिसंबर 20x3। On 30th November X3, V company purchased land in another country at a cost of 45 million. कॉस्ट है लैंड की 45 मिलियन, अनदर कंट्री में परचेज की है तो I-21 अप्लाई होगा।
द लैंड वॉज क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेजर्ड यूजिंग द कॉस्ट मॉडल, और कॉस्ट मॉडल है। तो आपको पता है कि लैंड तो डिप्रिसिएट नहीं होती, जितनी अमाउंट पर परचेज की है तो ट्रांजैक्शन डेट पर उसको ट्रांसलेट कर दे। ट्रांजैक्शन डेट है 30 नवंबर X3 और एक्सचेंज रेट है €3 to $1। तो अमाउंट बन जाएगी 45 डिवाइड बाई 3, $15 million। और लैंड डिप्रिसिएट नहीं होती तो यही बन जाएगी कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड। At V Company year end 31st December X3, it had paid 36 million of the amount due, but still owed 9 million to the supplier. देखें, वी कंपनी ने लैंड परचेज की एट अ कॉस्ट ऑफ 45 मिलियन। इस 45 मिलियन में 36 मिलियन उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिए। 45 मिलियन में 36 मिलियन ऑलरेडी वी कंपनी ने पे कर दिए। अब जो बकाया कर्ज है वो है 9 मिलियन का। 9 मिलियन इन्होंने और पे करने होंगे, तो ये 9 मिलियन बन जाएगी पेएबल ऑफ वी कंपनी, और पेएबल है मॉनेटरी आइटम, और मॉनेटरी आइटम हर ईयर एंड पर हम रिट्रांसलेट करेंगे। तो वैल्यू है 9 मिलियन, ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर पर जो एक्सचेंज रेट है वो है 2। तो आप डिवाइड करें, डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू आ जाएगी $4.5 मिलियन। ये बन जाएगी आपकी द वैल्यू ऑफ पेएबल। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैरिंग अमाउंट ऑफ 15 मिलियन एंड पेएबल एट $4.5 मिलियन। What is the correct carrying amount of the factory in J Company Statement of Financial Position at 31st October 20x6? भाई हमने बतानी है करेक्ट कैरिंग अमाउंट करेक्ट, और ईयर एंड है 31st October 20x6। ऑन 1st November 20x5 ईयर स्टार्ट की बात हो रही है। J company held a factory with a carrying amount of 10 million. Carrying amount had 10 million, measured using the cost model. The factory had a remaining life of 10 years at this date. देखें, जरा फर्स्ट पैराग्राफ को देख लें। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जे कंपनी के पास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की कैरिंग अमाउंट है $10 मिलियन, मेजर कर रहे हैं बाई कॉस्ट मॉडल, और जो फैक्ट्री की लाइफ है, यूजफुल लाइफ, वो है 10 years एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ये बात समझ में आती है? इसके बाद J company intended to sell the factory as soon as a major customer order was completed. भाई जे कंपनी ने ये डिसाइड कर दिया, उसकी इंटेंशन ये है कि मैं इस फैक्ट्री को सेल करूंगा। कब करूंगा? जब मैं एक मेजर कस्टमर ऑर्डर कंप्लीट कर दूं। भाई मेरा एक कस्टमर है, और कस्टमर माइनर नहीं है, कस्टमर मेजर कस्टमर है मेरा, और उसने एक ऑर्डर दिया है। जैसे ही मैं वो ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा, मैं अपनी फैक्ट्री को सेल करूंगा। ये मेरी नीयत है, ये मेरी इंटेंशन है। तो यहाँ पर कूद पड़ता है IFRS 5 एसेट हेल्ड फॉर सेल। ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी बैकलॉग ऑर्डर मौजूद है। आपको कंडीशन याद है, मैंने उधर पढ़ाया था कि नो बैकलॉग ऑर्डर, कोई बैकलॉग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी बैकलॉग ऑर्डर है। भाई जब तक मेजर कस्टमर की वो जो डिमांड है, या उन्होंने जो ऑर्डर दिया हुआ है, वो ऑर्डर जब तक कंप्लीट नहीं होता, तब तक हम इसको सेल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है बैकलॉग ऑर्डर मौजूद है, तो ये एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं होगा। कंडीशन देख लेते हैं, लेकिन अभी तक मैं यही आंसर कर रहा हूं कि ये नहीं होगा। दिस वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक एटलीस्ट अ ईयर, एक साल लगेगा, एक साल लगेगा। J Company started marketing the property for a sale on 1st August X6 at a price of 14 million, which was the property fair value at that date. Okay. Cost to sell were expected to be $0.5 million. At J Company year end of 31st October 20x6, the customer order was still incomplete. Customer order still incomplete है। तो इसका मतलब ये है कि बैकलॉग ऑर्डर मौजूद है, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं होगा। इनकम्प्लीट एट द ईयर एंड इनकम्प्लीट है, तो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बैकलॉग ऑर्डर मौजूद है। बट इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड बी कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ नवंबर आफ्टर द ईयर एंड। नवंबर की बात है, नवंबर में करेंगे। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अक्टूबर X6 की, तो इस पर ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं होगा। The fair value of the factory on 31st October 20x6 was 14.4 million and the cost to sell remained 0.5 million। तो ये ऐसे ही कंफ्यूजन के लिए है, हम इसको एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही रखेंगे। कैरिंग वैल्यू है 10 मिलियन, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, और रिमेनिंग लाइफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्टली आपके पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी $9 मिलियन की, ऑप्शन ए। और अगर आप फॉर्मूले से वही बच्चों की तरह करना चाहते हो, तो कॉस्ट माइनस एडी, कॉस्ट है 10 मिलियन,
एक साल का डिप्रिसिएशन निकाले, 10/10 = 1 और कैरिंग अमाउंट आ जाएगी $9 million। लेकिन ये वाला तरीका सीख ले कि थोड़ा जल्दी हो, ठीक है। जितने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, डायरेक्ट कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। जितने भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसके साथ मल्टीप्लाई किया करे, डायरेक्टली कैरिंग वैल्यू आती जाएगी। ओके। What gain on disposal should Expanse company recognize in profit or loss in relation to the sale and leaseback of the building in the year ended 31st May 20x9 up to 1 decimal place? भाई वो एग्जामिनर मांग रहा है गेन ऑन डिस्पोजल, तो जब एग्जामिनर ने मांग ही लिया गेन ऑन डिस्पोजल तो इसका मतलब है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन में। तो जब भी आप गेन फाइंड करोगे तो उसके लिए डबल एंट्री होगी। डबल एंट्री का मैंने तरीका बताया था किस तरह है कि जब आप सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन होगा तो सबसे पहले सेल की तरफ आए। सेल मतलब मैं एसेट बेचूंगा, सेल मतलब मैं एसेट बेचूंगा। तो जब भी मैं एसेट बेचूंगा तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश डेबिट, ठीक है। और एसेट जाएगा तो एसेट क्रेडिट, बट एट कैरिंग अमाउंट, ठीक है। सेल गया तो कैश आया, कैश डेबिट एसेट क्रेडिट। उसके बाद दोबारा लीज बैक की तरफ आ जाए। सेल वाली एंट्री हो गई, अब लीज बैक की तरफ आ जाए, तो मैंने लीज पर लिया, तो जब भी मैं एसेट लीज पर लूंगा तो डबल एंट्री होगी आरटीयू डेबिट एंड एफएलओ क्रेडिट, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। और आरटीयू को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? कैरिंग अमाउंट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। अब ऑन 1st June X8 E company owned a building with a carrying amount of $21.6 million। बिल्डिंग की वैल्यू है $21.6 million। दोनों फॉर्मूले में लिख लूंगा। ऑन दिस डेट ई कंपनी सोल्ड द बिल्डिंग टू अ फाइनेंस कंपनी फॉर 36 million। इट्स फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू है 36 million और उसी पर ही सोल्ड हो गई। तो कैश जब आएगा तो आएगा 36 million, और यहाँ पर भी मैं लिख लूंगा 36 million, and immediately entered into an agreement to lease it back for 20 years. The remaining useful life of the building on 1st June X8 was 25 years. The remaining life थे 25 years और मैंने लीज पर ले लिया 20 years के लिए। The sale and leaseback agreement required payment of $2 million payable annually in arrears. At 1st June X8, the present value of the future lease payment was $30 million। वैल्यू थी $30 million minimum lease payment, present value of minimum lease payment। The transaction constitute a sale in accordance with IFRS 15 revenue from contract with customer। वो तो मैंने स्टार्ट में बता दिया, जब एग्जामिनर ने मांगा ही है गेन ऑन डिस्पोजल तो इसका मतलब कंडीशन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है। अब राइट टू यूज की वैल्यू फाइंड कर दे, 21.6 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 30 तो वैल्यू आ जाएगी 18 million। ये आ गई आरटीयू की वैल्यू। अब जो डिफरेंस है वो बन जाएगी आपके पास गेन, तो वो है 2.4। तो आंसर हो जाएगा 2.4 million। Which statement reflects the correct accounting treatment in Forfield Company financial statement for the year ended 31st December 20x6? Forfield Company has sold washing machine with a 1 year standard warranty as part of its contract। इसके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है भाई कि आपको 1 year स्टैंडर्ड वारंटी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। फॉर सेल फॉर 6 years इन द ईयर एंडेड 31st December X5, लास्ट ईयर की बात हो रही है, अब करंट ईयर है दिसंबर X6, बात हो रही है दिसंबर X5 की। इट सोल्ड 125,000 मशीन इन द ईयर एंडेड 31st December X6, इट सोल्ड 135,000। भाई लास्ट ईयर में मैंने जो मशीन सेल की थी वो थे 125,000, करंट ईयर मैंने 135,000 वॉशिंग मशीन सोल्ड कर लिए। On average, 8% of the machines sold in a year needed to be repaired under warranty। भाई जितने मशीन में सेल करूंगा उसकी 8% नॉर्मली वारंटी क्लेम कर लेते हैं। At each reporting date, the repairs department estimate the average cost per repair in the coming year। एस्टिमेट कर लेते हैं। At 31st December X5, the future repair cost was expected to be $50, and 31st December X6,
इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी $58 ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ पार्ट्स। देखिए जरा, सबसे पहले बात हम करेंगे X5 की, ठीक है। X5 में हमने टोटल जो मशीन सेल किए थे, वॉशिंग मशीन, वो थे 125,000, ठीक है। कितने क्लेम करेंगे? 8%, ऑलरेडी आपको एग्जामिनर ने बताया है। और जो कॉस्ट पर यूनिट है वो है $50, सो मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये वैल्यू हो जाएगी 500,000। अब बात करेंगे हम X6 की, जिसमें टोटल फॉरफिल कंपनी ने वॉशिंग मशीन सोल्ड की है वो है 135,000। सेम है कि 8% होंगे, और यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज की गई है जो है 58, ये आपको गिवन है 58। तो ये करंट ईयर के लिए वैल्यू बन जाएगी 626400, 626400। अब लास्ट ईयर वैल्यू थी 500,000, करंट ईयर है 626400। अब इसमें जो डिफरेंस आएगा वो है इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन। तो ये आ रहा है इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ 12,6400, ये रिकॉग्नाइज कर देंगे हम एज एन एक्सपेंस। और अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यू पूछी हो तो वो हो जाएगी 626400 फॉर द ईयर एंड। और प्रॉफिट और लॉस के लिए है 126400। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूं। अब फर्स्ट ऑप्शन देख ले जरा, लेकिन फॉर व्हील कंपनी हैज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। देखें, यहाँ पर आपको स्टार्ट में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है तो मतलब इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये वाला गलत है। फिर लिखे फॉर फील्ड कंपनी हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन एंड शुड मेक अ प्रोविजन फॉर 540,000 इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यू क्या है? 626400, तो ये भी गलत है। फॉर फील्ड कंपनी हैज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, लीगल है। For field company has a legal obligation and should recognize an expense in relation to the provision for warranties of 126,400। एक्सपेंस कितना फाइंड कर दिया? 126,400 इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो ये ऑप्शन ठीक है। What revenue should more company recognized in the year ended 31st December X4? On 1st September X4, more companies sold an item of heavy plant to a customer for $460,000। Total value है by $460,000। The plant was delivered on the same day पर डिलीवर हो गया। The customer paid a deposit of 50,000 on delivery। जैसे मैंने डिलीवरी कर दी उसी टाइम कस्टमर ने पे कर दी $50,000, ठीक। And more company provide the customer with 2-year interest free credit on the balance of the cost and appropriate discount rate is 6%। देखे, बात इस तरह है कि जो मोर कंपनी ने एक हैवी प्लांट को सेल किया ऑन कस्टमर, उसकी टोटल वैल्यू है $460,000, ठीक है। जैसे ही सोल्ड कर दी तो डिलीवरी भी हो गई। जब डिलीवरी हो गई तो इसका मतलब कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया गया है। तो जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर हो गया हम क्या कर लेंगे? रेवेन्यू को बुक कर लेंगे। अब रेवेन्यू में यहाँ पर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ रही है। अब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आप उस वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पर लाएंगे, मतलब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वो वैल्यू होगी जो अभी तक पे नहीं हुई। यानी टोटल वैल्यू है $460,000, इसमें 50,000 ऑलरेडी पे हो गई। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करोगे तो वो अनपेड अमाउंट होगी, जो पे होगी वो तो ऑलरेडी हो गई। जो अनपेड अमाउंट है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू पर लाओगे। तो 50,000 तो ऑलरेडी आपकी हो गई, तो ये माइनस कर दें तो मेरे ख्याल से ये तो आएगी 410,000, और 50,000 तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगी। और बाकी जो बच गई 410,000, उसको आप प्रेजेंट वैल्यू पर लाए, 2 ईयर्स है तो 1.06 माइनस 2। फॉर्मूला है कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर का, जो फॉर्मूला 1 + r⁻⁻n। तो इससे वैल्यू आती है 364,898। 364,899 हम कर लेंगे, राउंड कर लेंगे।
और यहाँ पर लिख दो 364899, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगी यार ये 414899, 414899। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, which statement correctly reflect accounting treatment permitted by IAS 20 accounting for government grant and disclosure of government assistance? Okay. On 1st July X8, Field Farm Company received a $90,000 grant from local government to support its expansion. The grant was used to acquire a tractor costing to $40,000 on 1st August 20X8. The tractor has a useful life of 10 years. भाई ग्रांट मिली कब? 1 जुलाई को। ठीक है। ट्रैक्टर हमने खरीदा 1 अगस्त को, जो जिसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। यूजफुल लाइफ क्या है उसकी? 10 ईयर्स। तो एग्जामिनर साइलेंट है तो हम यूज करेंगे डेफर्ड इनकम वाला मेथड। ठीक है। कॉस्ट से डिडक्ट नहीं करेंगे, डेफर्ड इनकम वाला मेथड हम यूज करेंगे। अगर ऑप्शन में बताया गया हो तो हो सकता है, लेकिन जो एग्जामिनर अगर साइलेंट हो तो आप हमेशा डेफर्ड इनकम वाला मेथड ही इस्तेमाल करना। Grant income of 90,000 is recognized in profit or loss in the year ended 31st August 20x8। बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत है। जब आपको ग्रांट मिल गई तो ग्रांट को आप रिलीज करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट, मैचिंग प्रिंसिपल। तो इमीडिएटली आप इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, एज एन इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ग्रांट इनकम ऑफ 4,500 इज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर एंडेड 31st दिसंबर x8। ईयर एंड क्या है? 31st दिसंबर x8। ग्रांट मिली है 90,000, लाइफ ऑफ एसेट है 10 ईयर्स। ठीक है। और अगस्त में हमने एसेट खरीदा तो एक्सपेंसेस भी अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल हम ग्रांट को भी रिलीज करेंगे फ्रॉम अगस्त। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स बनते हैं तो मल्टीप्लाई 5/12। तो ये आ रहा है 3750। तो ये ऑप्शन भी गलत है। The grant is presented as a liability with a carrying amount of 86,250 at 31st December 20x8। तो देखिए जब ग्रांट मिला था तो उसको हमने एज अ डिफर्ड इनकम अनअर्न्ड इनकम रिकॉग्नाइज किया होगा। तो डिफर्ड इनकम क्या है? लाइबिलिटी है। तो तब जाकर उसकी वैल्यू बनी होगी 90,000। उसमें से हमने ये रिलीज कर दी, तो ये डिडक्ट कर दो फ्रॉम डिफर्ड इनकम, जो बकाया बच जाए वो बन जाएगी डिफर्ड इनकम की वैल्यू एट द ईयर एंड। तो ये आ रही है 86,250। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। Next, what amount should Methil Company report as an intangible asset at 31st October 20x8 in respect of this expenditure? ईयर एंड की बात हो रही है तो इंटेंजिबल एसेट कैरिंग वैल्यू के ऊपर ही हम रिपोर्ट करते हैं एट द ईयर एंड। इन द ईयर एंडेड 31st October 20x8, Methil Company incurred the following expenditure: $330,000 to buy the right to a soft drink formula on 1st January x8। The right were determined to have an indefinite useful life। indefinite useful life है, कोई amortization नहीं होगी, कॉस्ट पर ही हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हो जाएगी 330,000। उसके बाद 12,000 to register its legal right to the formula on the day it was acquired। The right has no termination date। indefinite useful life कॉस्ट पर ही हम रिकॉर्ड करेंगे, कोई amortization नहीं होगी। 45,000 टू बिल्ड अ लिस्ट ऑफ कस्टमर। भाई हम लिस्ट ऑफ कस्टमर बिल्ड कर रहे हैं, इंटरनली जनरेटेड है, इंटरनली जनरेटेड है, तो ये इज एन इंटेंजिबल एसेट, रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ठीक है। द लिस्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 1st March x8 एंड एक्सपेक्टेड टू हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। बिल्ड कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, सो इंटरनली जनरेटेड है।
150,000 to acquire technology on 1st July 20x8. It was expected to be used by Missile Company for 10 years. भाई हमने एक टेक्नोलॉजी एक्वायर्ड कर दी, तो टेक्नोलॉजी की वैल्यू है $150,000। सो 150 डिवाइडेड बाई 10, और हमने एक्वायर्ड कर दी ऑन 1st जुलाई। ईयर एंड है 31st अक्टूबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर एंड अक्टूबर 4 मंथ से। सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 12। तो डिप्रिसिएशन आ जाएगी, सॉरी amortization। सो amortization है 5,000 का, कॉस्ट से डिडक्ट कर दे 150,000 माइनस 5,000, तो कैरिंग वैल्यू हो जाएगी 145,000। अब 145,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000, सो टोटल वैल्यू हो जाएगी इंटेंजिबल एसेट की 487,000। ओके, नेक्स्ट। Which statement is correct in relation to the financial statement for the year ended 31st December 20x8? कौन सा स्टेटमेंट सही है? On 31st December 20x8 के एंड पर, its year end, Sidley Company decided to change the assumption used to measure the cost of its inventory from average cost to first in first out method। भाई पहले इन्वेंट्री वैल्यू करती थी एवरेज कॉस्ट के ऊपर, अब वो शिफ्ट हो रहे हैं फाइफो की तरफ, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी। द मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग बोथ मेथड वर आर एज फॉलोज मेथड होंगे। 31st दिसंबर एक्ट पर एवरेज कॉस्ट की जो वैल्यू आ रही थी क्लोजिंग, वो 54,000 थी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर है 56,500। इसी तरह X7 के लिए 50,400, ये है 52,100, और यहाँ पर है 52,500, और यहाँ पर है 55,100। तो अभी हम एक एक स्टेटमेंट देंगे और उसी के मुताबिक मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। Cost of sale in the comparative statement of profit or loss for the year ended 31st December X7 is restated and increased by 900। जो कॉस्ट ऑफ सेल है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यानी X8 के साथ जब हम X7 को कंपेयर करेंगे, तो X7 की जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो हम रिस्टेट करेंगे, और वो इंक्रीज हो जाएगी $900 के साथ। तो अब देखते हैं कि ये बात सही है या गलत। तो हमने रिट्रोस्पेक्टिवली जाना होगा। रिट्रोस्पेक्टिवली आपको पता है कि जितने तक पॉसिबल हो, तो मैक्सिमम, अभी तो यहाँ पर एग्जामिनर ने 2 इयर्स दिखा है, तो आप 3 to 4 ईयर तक जाए पीछे, ठीक है। अब अगर X7 के लिए है तो हम सबसे पहले X6 को देंगे, क्योंकि उनकी भी आप वो चेंज करोगे। तो अगर आप देखें तो पहले हम यूज कर रहे थे एवरेज कॉस्ट, अब कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 ऑन एवरेज कॉस्ट, जब एवरेज कॉस्ट था, और थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक। तो X6 की बात हो रही है। X6 पर क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 52,500, और फाइव पर है 55,100, ठीक है ना। यहाँ पर है 52,500, और यहाँ पर है 55,100, मतलब फाइव पर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। कितने वैल्यू से ज्यादा है, गौर से देखिए इस सवाल को। वैल्यू ज्यादा है 2600 से, 2600 से। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो X6 के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, X6 के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी, X6 के प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ज्यादा तो रिटर्न अर्निंग भी ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पर मैं एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। जब, एक मिनट, आजान हो रही है। ओके, तो मैं बात कर रहा था फॉर X6, तो उस X6 में क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा, प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली रिटर्न अर्निंग बढ़ जाएगी, ठीक है। जब हम ओपनिंग रिटर्न अर्निंग में एडजस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न अर्निंग बढ़ा देंगे। अब जब हम आएंगे X7 की तरफ, और X7 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमने रिस्टेट करने होंगे, ठीक है। अब जब हम कंपैरिजन के लिए रिस्टेट करेंगे, तो अगर X6 में क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो गई, X6 में क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा, तो इसी तरह X7 की ओपनिंग बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हैं, देखें, X6 की अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, X6 की क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा, क्योंकि हम शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम एवरेज टू फाइफो मेथड। तो अगर हम शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम एवरेज टू फाइफो,
तो हमने रिस्टेटमेंट करनी होगी। तो एवरेज पर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है 52,500, फाइफो पर आ रही है 55,100। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली रिटेन अर्निंग भी बढ़ जाएगी। अब जब क्लोजिंग इन्वेंट्री X6 की बढ़ेगी तो X6 की क्लोजिंग इन्वेंट्री X7 के लिए क्या बन जाती है? ओपनिंग। X6 की क्लोजिंग X7 के लिए क्या बन जाएगी? ओपनिंग। तो मतलब ये हुआ कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री X6 के लिए ज्यादा, तो X7 के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 2600। ठीक है ना, ओपनिंग इन्वेंटरी भी बढ़ जाएगी 2600 से। अब क्लोजिंग देख ले, तो क्लोजिंग है 50,400 और इसके है 52,100। अब डिफरेंस देख ले, क्लोजिंग इन्वेंटरी बढ़ गई है लेकिन कितने अमाउंट से? 1700 से। तो यहाँ पर भी क्लोजिंग इन्वेंटरी 1700 से बढ़ गई, लेकिन ओपनिंग इन्वेंटरी भी 2600 से बढ़ गई है बिकॉज ऑफ X6 फिगर। तो यहाँ पर अगर मैं क्लोजिंग लिख दूं 1700, तो डिफरेंस जो आएगा वो इंक्रीज इन एक्सपेंस हो जाएगा। 900 और 900 इन्वेंट्री कहाँ पर जाती है? कॉस्ट ऑफ सेल में। तो कॉस्ट ऑफ सेल 900 से इंक्रीज हो जाएगी। ये बात ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन।